हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने वुड हैव और वुड हैव बीन के प्रयोग के बारे में चर्चा किया है और इसके जो कंडीशंस होते हैं प्रयोग करने के, उन कंडीशंस के बारे में भी मैंने इस वीडियो में स्पष्ट किया है। तो आइए पहले वीडियो को शुरू करने से पहले वुड हैव बीन और वुड हैव के आज के इस यूज़ को सीखते हैं कि कैसे हम इनका प्रयोग कब और कहाँ करेंगे। सबसे पहले हम वाक्य 1 और 2 को लेते हैं और वाक्य 1 और 2 के आधार पर ही पहले हम स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। यहाँ पहला वाक्य है, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो सफल हुआ होता। अब इस वाक्य को अगर देखें तो इस वाक्य में 2 भाग है। पहला भाग है यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यह पहला भाग है, और हमारा दूसरा भाग है तो सफल हुआ होता, यानी 2 भाग हुआ। यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यह एक पार्ट हुआ इस पूरे वाक्य का, और दूसरा पार्ट हुआ तो सफल हुआ होता। तो इस वाक्य के जो 2 भाग हैं, तो पहले भाग में देखिए प्रारंभ में क्या आया हुआ, यदि, और दूसरे वाक्य को देखें, अगर वह दिल्ली गई होती तो लाल किला देखी होती। इस वाक्य के भी 2 भाग हैं। अगर वह दिल्ली गई होती, एक भाग यह है, और दूसरा भाग है तो लाल किला देखी होती। तो पहले वाक्य में यदि आया हुआ है और दूसरे वाक्य में अगर आया हुआ है, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे यदि हो चाहे अगर हो। हम यदि की जगह अगर और अगर की जगह यदि लिख करके भी वाक्य को शुरू कर सकते हैं। तो एक बात यह क्लियर हुई। दूसरी बात यह क्लियर हुई कि अगर देखें आप कि यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, तो जिस भाग में यदि लगा हुआ है, इस भाग में पहले वाले भाग में यदि लगा हुआ है, तो इसमें जो यदि लगा हुआ है तो इसे यह शर्त बताता है। और यह शर्त क्या है? यह शर्त आप देखें तो शर्त है भूतकाल की, पास्ट टेंस की यह कंडीशन है। यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यानी समय बीत चुका है और यह पहले की घटना है कि यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, तो भूतकाल की शर्त है। तो यह भूतकाल की शर्त हुआ। अब दूसरे भाग के बारे में देखें, दूसरा भाग क्या बताता है, तो सफल हुआ होता। इसका मतलब क्या हुआ कि भूतकाल की जो कंडीशन है, भूतकाल की जो शर्त है, दूसरे भाग से पूरा नहीं हुई। दूसरे भाग में देखें तो दूसरे भाग में पूरा नहीं हुई। पहले भाग में शर्त लग रहा है, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया हुआ, शर्त क्या है, कंडीशन क्या है भूतकाल की, कि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो क्या हुआ होता, सफल हुआ होता। लेकिन सफल नहीं हुए, यानी काम पूरा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य भूतकाल में होने की जो संभावना थी वह संभावना ही रह गई। भूतकाल में कार्य के होने की जो संभावना थी वह संभावना बनकर ही रह गई और कार्य हमारा पूरा नहीं हुआ। दूसरे वाक्य में भी देखिए, अगर वह दिल्ली गई होती तो लाल किला देखी होती, यानी न तो वह दिल्ली गई, भूतकाल में पास्ट कंडीशन शर्त यह है कि भूतकाल में पास्ट कंडीशन यह बता रहा है कि अगर वह दिल्ली गई होती तो लाल किला देखी होती। तो न दिल्ली गई और न उसने लाल किला देखा, यानी यहाँ भूतकाल के कार्य होने की जो संभावना थी वह संभावना बनकर के रह गई, कार्य पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह के वाक्यों में हम जो है वाक्य जो यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, तो अब यहाँ देखें एक जो हमारा है यह यदि है, और दूसरा तुमने कठिन परिश्रम किया होता, तो इसको हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य। यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, यह सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, यस सी, जिसको हम अंग्रेजी में शॉर्टकट में यस सी लिखते हैं, यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज। यह आश्रित उपवाक्य है, यानी जिस वाक्य के इस पूरे भाग में जिसके साथ यदि या अगर लगा होता है वह सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और बाद में जो तो सफल हुआ होता यह प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इसमें 2 क्लॉज हुआ, एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हुआ और एक प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस तरह से होगा। स्ट्रक्चर जो होगा इस तरह से होगा। पहले हम स्ट्रक्चर को ही समझते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा? हम यहाँ लिखेंगे इफ और प्लस सब ऑर्डिनेट क्लॉज
और यहाँ लगा लेंगे कामा और फिर प्लस आगे हमारा आएगा प्रिंसिपल क्लॉज। यह हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। हम एससी को इसको क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यह हमारा आश्रित उपवाक्य है। यह आश्रित उपवाक्य है और यह जो पीसी है यह प्रधान उपवाक्य है। यह जो हमारा है क्या है? प्रधान उपवाक्य है, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो इफ प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज का वाक्य रहेगा और प्लस उसके बाद जो है हम प्रिंसिपल क्लॉज के वाक्य को लगा लेंगे। अब वुड हैव बीन का कहाँ प्रयोग होगा? जब मेन वर्ब भी आया हुआ हो तो मेन वर्ब जहाँ मेन वर्ब न आया हुआ हो वहाँ हम वुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे और जहाँ मेन वर्ब आया रहेगा वहाँ हम वुड हैव का प्रयोग करेंगे। अभी वाक्य जो बताएंगे तो वाक्य के बताने से यह हमारी पूरी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो जैसा यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो सफल हुआ होता, तो हम पहले यदि के लिए क्या लिखेंगे? इफ है। इफ यह हो गया इफ। यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो यहाँ हम लिखेंगे इफ यू हैड। इफ यू हैड यदि तुमने, और यहाँ फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इफ यू हैड वर्कड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो क्या हुआ होता? इफ यू हैड वर्कड हार्ड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो के लिए हम केवल कामा लगाएंगे, और तो सफल हुआ होता तो कौन? तुमने। तो यू वुड हैव, यहाँ लगाएंगे वुड हैव और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म यू वुड हैव और यहाँ बिन का ही यूज होगा। यू वुड हैव बिन सक्सेसफुल। 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 अब यहाँ देखें इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड हैव बिन सक्सेसफुल। अब यहाँ चूँकि सक्सेसफुल मेन वर्ब नहीं है इस वाक्य में, ये सफल हुआ होता में इसमें मेन पार्ट में जो है प्रिंसिपल क्लॉज में हमारा कोई मेन वर्ब नहीं है, तो हम यहाँ वुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ चूंकि वर्क मेन वर्ब है तो इसके साथ हम हैड लगा लेंगे, यानी तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल, तो तुम सफल हुए होते। अब दूसरा वाक्य देखिए, अगर वह दिल्ली गई होती। अगर वह दिल्ली गई होती तो अगर के लिए हम लिखेंगे इफ़ और फिर वह हो जाएगा शी। इफ़ शी और गई होती यानी जाना, गो वेंट गॉन, तो यह हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म लगेगा और यहाँ लगा लेंगे हैड। इफ़ शी हैड गॉन। इफ़ शी हैड गॉन टू दिल्ली। इफ़ शी हैड गॉन टू दिल्ली यानी क्या हुआ, यहाँ इफ़ लगा, सब्जेक्ट ही शी हुआ, हैड क्रिया का जो है या क्रिया का थर्ड फॉर्म गॉन, उसके पहले हैड। तो इफ़ शी हैड गॉन टू दिल्ली तो लाल किला देखी होती, कौन देखी होती? वह। तो शी वुड हैव। अब यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म सीन। शी वुड हैव सीन दी ताजमहल, रेड फोर्ट। शी वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। अब यहाँ देखें यह इफ हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इफ प्लस सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद थर्ड या हर्ड लगाएंगे, हर्ड के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी V3 का यूज करेंगे और प्लस अदर वर्ड्स जो है, उसके बाद कामा और फिर सब्जेक्ट और प्लस वुड हैव और फिर प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म और प्लस
अदर वर्ड्स। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, वाक्य की जैसी बनावट होगी उसके अनुसार हम इसको जो है यूज़ कर लेंगे। तो देखें इस तरह से इसकी यह मेन एक तरह से स्ट्रक्चर हुआ जिसके आधार पर हम अपना वाक्यों की बनावट कर सकते हैं और वाक्य को लगा सकते हैं। अब यहाँ देखें तीसरा है, यदि तुम्हारा भाई आगरा गया होता तो उसने ताजमहल देखा होता। तो यहाँ लिखेंगे यदि इफ है और तुम्हारा भाई सब्जेक्ट हो गया, तो इफ योर ब्रदर, इफ योर ब्रदर और यहाँ लगाएंगे हैड, इफ योर ब्रदर हैड गान, इफ योर ब्रदर हैड गान टू आगरा। यहाँ इफ हो गया, फिर तुम्हारा भाई सब्जेक्ट हो गया, जो हमारा यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यह हैड का यूज करेंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म V3 और प्लस अदर वर्ड्स में टू आगरा हो गया। तो इफ़ योर ब्रदर हैड गान टू आगरा और यहाँ हो जाएगा कामा, फिर सब्जेक्ट हमारा है तो सब्जेक्ट में उसने, तो फिर लिखेंगे ही उसने, और फिर देखा होता तो वुड हैव। अब यहाँ ही के बाद वुड हैव का यूज कर लेंगे, ही वुड हैव और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म सी देखना, तो सी का थर्ड फॉर्म सीन, ही वुड हैव सीन दी ताजमहल, ही वुड हैव सीन दी ताजमहल, तो उसने ताजमहल देखा होता। इफ़ योर ब्रदर हैड गॉन टू आगरा ही वुड हैव सीन दी ताजमहल, इफ़ योर ब्रदर हैड गॉन टू आगरा ही वुड हैव सीन दी ताजमहल। अब अगला जो हमारा वाक्य है, अगला वाक्य देखिए, यदि उसने अपने पिता की राय सुनी होती, यदि उसने अपने पिता की राय सुनी होती तो उसे अफसोस नहीं करना पड़ता, उसे अफसोस नहीं करना पड़ता। तो यहाँ यदि हम लिखेंगे, यदि का उसने, यदि तो इफ और उसने सब्जेक्ट हुआ तो इफ ही या शी, इफ ही या शी किसी का यूज कर लेंगे। तो यदि उसने अपने पिता की राय सुनी होती तो इफ ही हैड केयर्ड, इफ ही हैड केयर्ड फॉर, यहाँ हैड हुआ और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म केयर्ड, इफ ही हैड केयर्ड फॉर हिज फादर्स, his father's advice, his father's advice, his father's advice। तो फिर क्या हुआ होता, his father's advice, फिर हम लिखेंगे उसे अफसोस नहीं करना पड़ता, तो फिर आ जाएगा ही, और यहाँ वुड है तो चूंकि नेगेटिव ही है तो वुडंट कर लेंगे, यानी वुड नॉट, वुडंट और फिर हैव, वुडंट हैव रिग्रेटेड, वुडंट हैव रिग्रेटेड। यदि उसने अपने पिता की राय सुनी होती तो उसे अफसोस नहीं करना पड़ता। इफ़ ही हैड केयर्ड फॉर हिज फादर्स एडवाइस ही वुडंट हैव रिग्रेटेड। तो वुड नॉट हैव का यूज हो गया और प्रक्रिया का थर्ड फॉर्म रिग्रेटेड हो गया। यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी फसल हुई होती, यदि वर्षा हुई होती तो अच्छी फसल हुई होती। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, यदि वर्षा हुई होती, यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यदि, तो यदि के लिए हम लिखेंगे इफ़, यदि के लिए हम क्या लिखेंगे, यदि इफ़ और वर्षा हुई होती तो देयर हैड बीन रेन, इफ देयर हैड बीन रेन, यदि वर्षा हुई होती, इफ देयर हैड बीन रेन तो अच्छी फसल हुई होती, तो देयर वुड हैव बीन, यहाँ फिर प्रयोग करेंगे देयर
और फिर हम यूज कर लेंगे वुड। देयर वुड हैव बीन, देयर वुड हैव बीन गुड क्रॉप्स, गुड क्रॉप्स। अब यहाँ पर देखें वुड हैव बिन, चूँकि यहाँ कोई इस भाग में, वाक्य के इस भाग में यानी दूसरे पार्ट में कोई मेन वर्ब नहीं है, तो वुड हैव बिन का प्रयोग हुआ। वुड हैव बिन और गुड क्रॉप्स हो गया। तो इफ़ देयर हैड बिन रेन, यहाँ भी हैड के बाद बिन का प्रयोग होगा। इफ़ देयर हैड बिन रेन देयर वुड हैव बिन गुड क्रॉप्स। इफ़ देयर हैड बिन रेन देयर वुड हैव बिन गुड क्रॉप्स। अब यहाँ छठे वाक्य को केयर करें। पांचवा वाक्य है यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती, और यहाँ है यदि वर्षा शुरू हुई होती, यदि वर्षा शुरू हुई होती तो वह बाहर गई होती, यानी वर्षा शुरू नहीं हुई और वह बाहर भी नहीं गई। तो यहाँ लिखेंगे इफ़। अब यहाँ हम देयर हैड बिन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वर्षा शुरू हुई होती तो इफ़ देयर हैड, if there had started, if there had started raining, if there had started raining, यदि वर्षा शुरू हुई होती, raining या rain दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। if there had started, if there had started if there had started raining, तो यह हो गया यदि वर्षा शुरू हुई होती तो वह बाहर गई होती। she had gone, और फिर हम लिख लेंगे out, she had gone out, वह बाहर गई होती। तो और had के पहले हो जाएगा सारी वुड हैव गॉन होगा, सारी वुड हैव गॉन आउट। इफ देयर हैड स्टार्टेड रेनिंग शी वुड हैव गॉन आउट, हैड नहीं होगा। इफ देयर हैड स्टार्टेड रेनिंग शी वुड हैव गॉन आउट, तो वह बाहर गई होती। हम इसको ऐसे क्लियर लिखते हैं साफ साफ। यह हो जाएगा शी और यह हो जाएगा वुड, शी वुड हैव गॉन आउट, शी वुड हैव गॉन आउट। इफ देयर हैड स्टार्टेड रेनिंग या इफ देयर हैड स्टार्टेड रेन शी वुड हैव गॉन आउट, तो वह बाहर गई होती। सातवां वाक्य है यदि तुमने किताब पढ़ी होती, तो यहाँ लिखेंगे इफ़ और तुमने का हो जाएगा यू। इफ़ यू हैड, हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म रीड का रेड। इफ़ यू हैड रेड द बुक, इफ़ यू हैड रीड द बुक, यदि तुमने किताब पढ़ी होती, यदि तुमने किताब पढ़ी होती। इफ़ यू हैड रीड द बुक, इफ़ यू हैड रेड द बुक, तो गणित सीखी होती, तो फिर लिखेंगे यू वुड हैव लर्नड, you would have learned mathematics, you would have learned mathematics। तो यह हमारा हो जाएगा if you had read the book, if you would have read, if you had read the book, if you had read the book you would have learnt mathematics, if you had read the book you would have learnt mathematics, तुमने मैथमेटिक्स सीखी होती। फिर अगला वाक्य है अगर सरिता ने परीक्षा दी होती तो पास की होती, अगर सरिता ने परीक्षा दी होती तो पास की होती। तो यहाँ फिर लिखेंगे उसी तरह से इफ सरिता हैड appeared, if Sarita had appeared at the examination,
If Sarita had appeared at the examination, if Sarita had appeared at the examination, तो she would have passed. She would have passed. If Sarita had appeared at the examination, she would have passed. तो वह पास हो गई होती. यदि मैंने धन बचाया होता तो धनी हुआ होता. यदि मैंने धन बचाया होता तो धनी हुआ होता. तो यहाँ लिखेंगे if I had saved money, यदि मैंने धन बचाया होता तो I would have become rich. तो मैं धनी हुआ होता. I would have become rich. If I had saved money, यदि मैंने धन बचाया होता तो I would have become rich. तो मैं धनी हुआ होता. 10वां सेंटेंस देखें. यदि वह दौड़ा होता तो मैच जीत जाता. If he had run, यह जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो मैच जीत जाता यह जो है प्रिंसिपल क्लॉज है. इफ़ ही हैड रन, यदि वह दौड़ा होता, ही वुड हैव won the match. If he had run, he would have won the match. यदि वह दौड़ा होता तो मैच जीत जाता. तो इस तरह से 10 सेंटेंसेस में आपने देखा कि हमने वुड हैव और वुड हैव बीन के प्रयोग को, जो पास्ट टेंस की संभावना थी और जो कंडीशन थी, उसके बारे में चर्चा किया. हम एक वाक्य और लेते हैं. यदि तुमने व्यायाम किया होता, तो तुम लंबे हो जाते. तो अब यहाँ देखें, यदि तुमने व्यायाम किया होता, तो यहाँ लिखेंगे इफ़ यू हैड, यदि तुमने व्यायाम किया होता. इफ़ यू हैड exercised, if you had exercised, यदि तुमने व्यायाम किया होता तो क्या हो जाता? तुम लंबे हो जाते. You would have been tall. तो तुम लंबे हो जाते. You would have been tall. If you had exercised, यदि तुमने एक्सरसाइज किया होता, व्यायाम किया होता, तो you would have been tall. तो तुम लंबे हो जाते. तो यहाँ would have been का प्रयोग हुआ क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है. अब एक 12वां वाक्य देखें. 12वां वाक्य है, यदि राधा यहाँ आई होती, तो वह प्रसन्न हो जाती या प्रसन्न होती. यदि राधा यहाँ आई होती तो वह प्रसन्न होती. अब यहाँ देखें, यदि इफ़, यहाँ लिखेंगे इफ़ राधा हैड
If Radha had come, if Radha had come here, यदि राधा यहाँ आई होती तो वह प्रसन्न होती. She would have been pleased. या हम हैप्पी का भी प्रयोग कर सकते हैं. शी वुड हैव बिन हैप्पी, तो वह प्रसन्न होती या प्रसन्न हो जाती. यदि राधा यहाँ आई होती तो वह प्रसन्न हो जाती. इफ़ राधा हैड कम हियर शी वुड हैव बिन प्लेज्ड या शी वुड हैव बिन हैप्पी. तो इस तरह के वाक्यों में जहाँ मेन वर्ब कोई नहीं है वहाँ जो है हम वुड हैव बिन का प्रयोग करेंगे. जैसे इन दोनों वाक्यों में 11वें में भी और फिर 12वें में भी. इसी तरह से हम अन्य वाक्यों को भी बना सकते हैं. एक हम 13वां वाक्य लेते हैं. 13वां हमारा वाक्य है, यदि उसने खाना खाया होता तो वह मोटा न होता. यदि उसने खाना खाया होता तो वह मोटा न होता. तो हम इसको लिखेंगे इफ़ ही हैड टेकन फूड, यदि वह खाना खाया होता तो ही wouldn't have been fat. If he had taken food, यदि उसने खाना खाया होता. If he had taken food, यदि उसने खाना खाया होता. He wouldn't have been fat, तो वह मोटा न हुआ होता या मोटा न होता. तो इस तरह से इस प्रकार के वाक्यों में हम जो है हैव बीन, वुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं. और जहाँ दूसरे वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज में जहाँ मेन वर्ब आता है तो उस मेन वर्ब के साथ हम वुड हैव का यूज़ करते हैं. तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, जो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 हुआ, तो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 के आधार पर हमारा पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर जो इस तरह का करेगा, हमारा इफ होगा प्लस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा. तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में सब्जेक्ट रहेगा प्लस हेड रहेगा और प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स रहेगा. और फिर उसके बाद कामा लगा देंगे और हमारा प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा. तो प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट रहेगा और फिर वुड हैव रहेगा. वुड हैव सब्जेक्ट प्लस वुड हैव और प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म और प्लस अदर वर्ड रहेगा. और फिर एक दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा इफ़ प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में सब्जेक्ट और प्लस हैड और फिर प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स और फिर कामा. और फिर प्रिंसिपल क्लॉज में क्या रहेगा? प्रिंसिपल क्लॉज में हमारा जो होगा वह रहेगा सब्जेक्ट और प्लस वुड हैव बीन और प्लस अदर वर्ड्स जब इसमें मेन वर्ब न आया हो. यहाँ पर यह हमारा V3 है, हम V3 का यूज़ करेंगे. तो इस तरह से इस प्रकार के पास्ट टेंस के कंडीशनल सेंटेंसेस का हम वुड हैव और वुड हैव बीन का यूज़ करके वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं. तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही. पुनः अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद. यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फिर प्रेस बेल आइकन करना न भूलें. और कमेंट अवश्य करें. कमेंट से और सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से आपका और मेरा सबका फ़ायदा होता है. तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही. शेष अगले वीडियोज़ में. धन्यवाद.